हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में कि किन किन सोर्सेज से हमें वाटर ऑब्टेन होता है, कितना परसेंट वाटर एग्रीकल्चर में काम आता है, कितना परसेंट इंडस्ट्रीज़ में और कितना परसेंट हमारे डोमेस्टिक यूज़ आता है। अब अगर अपन बात करें तो वाटर जो है उस क्या वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी भी इरेडिकेट नहीं होगा हमारे इन्वायरमेंट से। अगर हम दिन पे दिन वाटर को का मिसयूज़ करते जाएंगे, अगर वाटर को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, सारा वाटर कंटेमिनेट होता रहेगा। पहले ही आपने देखा, फर्स्ट लेक्चर से आप देख रहे हैं कि फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है हमारी अर्थ सरफेस पे, फ्रेश पोर्टेबल वाटर की अगर अपन बात करें जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही कम परसेंटेज में प्रेजेंट है। अगर उस वाटर का भी हमने नुकसान कर दिया, उसमें भी कंटेमिनेंट्स ऐड हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, सारा वाटर जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, डिप्लीशन होने लग जाएगा। अब हम ये चीज़ देख सकते हैं कि डिप्लीशन क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के बारे में। वाटर टेबल क्या होती है? वाटर टेबल वो होती है जिसमें हमें ये पता लगता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है ऑन द सर्फेस और ऑन द ग्राउंड टू कंज्यूम। ठीक है, आई बात समझ में? तो वाटर टेबल जो है उसका हम धीरे धीरे डिप्लीशन कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉल्यूशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। हम क्या कर रहे हैं, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या कर रहे हैं, हम डिग्रेड कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक लैंड है, लैंड में क्या है, सॉइल है, वाटर आएगा, रेन होगी, सारा वाटर का क्या होगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने वहाँ पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब क्या होगा, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है उस पर्टिकुलर लैंड एरिया पे, वो क्या होगा, वेस्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी अब जाकर जो है कल्चर डेवलप हुआ है, पहले तो ऐसा था नहीं। तो क्या होता था, जितना भी रूफ पर पानी आ रहा है वो सारा सीवियर्स में जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं वाटर का। इस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होती जा रही है। अब डिप्लीट होने के क्या क्या रीजंस रहेंगे? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, ठीक है, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। आई बात समझ में? तो आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के में, मीन्स कैसे ये रोल प्ले करते हैं वाटर टेबल के डिप्लीशन में। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब हमें क्या पढ़ना है कि रीजंस क्या होंगे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के, क्या इसके रीजंस रहेंगे, क्यों वाटर टेबल डिप्लीट हो सकती है, वाई। तो सबसे पहले हम रीजन लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रेट इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होती जाएगी अर्बनाइजेशन के लिए, मींस उतनी ही ज़्यादा उन्हें स्पेस चाहिए रहने के लिए, उतने ही ज़्यादा उनको पेड़ काटने पड़ेंगे, सॉइल जो है वो रहेगा ही नहीं उस जगह पे जब अगर अपन वहाँ पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो, ठीक है। इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन, थर्ड पॉइंट आप लिखें, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चरल वर्क्स, ठीक है। आपने देखा था उस दिन इन इंडिया, आपने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था, इन इंडिया कितना परसेंट वाटर रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, 90% जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस में जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप मेंशन करें, डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। अब क्या ये पांचों हेल्पफुल रहेंगे? क्या ये इन पांचों की वजह से ही डिप्लीशन हो रहा है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे और अदर रीजंस भी हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है बहुत तरह की जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान करती हैं। लेकिन हम उन जो मोस्ट प्रायोरिटी पर लिए गए पॉइंट्स हैं वो ये हैं: इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल वर्क्स एंड लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन। तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं हमारी वाटर टेबल को, और धीरे धीरे हमारी वाटर टेबल कहाँ जाती जा रही है, ग्राउंड लेवल पर डाउन जाती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अब पहला जब अगर अपन बात करें 1842 एंड ऑल की, तो पहले ऐसा बोला जाता था कि अगर हम कहीं पर भी थोड़ी सी दूर पे गड्ढा करेंगे या डक करेंगे उस सॉइल को, तो आपको पानी नज़र आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर लेवल था वो काफ़ी ऊपर था। अब क्या किया हमने, ड्यू टू अर्बनाइजेशन उस पर क्या बना दिए, रोड्स बना दी। ठीक है, फैक्ट्रीज बना दी, घर बना दिए। अब अगर आप उसको डिग करोगे तो क्या पानी आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि वाटर सीप नहीं हो पा रहा है, जो रेन वाटर है वो ऐसे ही फ्लो जा रहा है उसका सीवियर में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल, जो वाटर टेबल है वो उसका लेवल बहुत कम हो गया है, और वाटर टेबल का लेवल कम होने की वजह से क्या होगा, आपको जो आप पहले के टाइम पे जब 1 मीटर या 2 मीटर डक करते थे तो ही आपको वाटर नज़र आ जाता था। बट अगर आप अब डक करेंगे तो आपको कम से भी कम 100 मीटर डक करना पड़ेगा, तब जाके आपको वाटर दिखाई देगा, तब जाके आपको मॉइस्ट सॉइल दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो वाटर टेबल का डिक्रीमेंट जो हुआ है, डिप्लीशन जो हुआ है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। आप देखेंगे यहाँ पे सारी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है ना, ये कोई प्लांट्स नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स तो इमूवेबल बॉडीज़ हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना, वाटर पॉल्यूशन भी हम ही कर रहे हैं। कहीं पर चले जाते हैं, ठीक है, बीच वगैरह पे गए, वहीं हमने खाया पिया, वहीं पर हमने प्लास्टिक बॉटल्स डाल दी। अब प्लास्टिक बॉटल डाली है आपने बच्चों, तो वो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन करेगी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स है। ठीक है, वो जाएगा पानी के अंदर, डिग्रेड तो हो नहीं पाएगा और अदर मराइन ऑर्गेनिजम्स को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हम हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए ही तो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। आज हमें पेपर की ज़रूरत है, हमें फुटवेयर्स की ज़रूरत है, क्लोथ्स की ज़रूरत है, तो सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी वजह से ही चल रही है। ठीक है, तो उसका जितना भी केमिकल मटेरियल है वो सारा का सारा आप पानी में बहा देते हैं। ठीक है, ये बिना सोचे कि वो बायोडिग्रेडेबल होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल वर्क्स, अब जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी उतना ही ज़्यादा उसको क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स दे रिक्वायर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, और फूड वाटर दोनों चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि फूड चाहिए तो एग्रीकल्चरल पर्पस जितना, मतलब पहले आप एक सिंगल लैंड पर अगर क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे तो आप अब ट्रिपल लैंड पे क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन कैसे रोल प्ले करेगा ये चीज़ समझेंगे हम 5th पॉइंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है? ठीक है, अब क्या होगा देखो, ड्यू टू इंक्रीज in the population, due to increase in the population, the demand to satisfy human needs increases, hence construction of buildings, roads, factories led to decrease in soil। ठीक है,
वहाँ से जितना भी सॉइल पोर्शन होगा वो क्या होगा, इरेडिकेट होगा, क्योंकि आपने तो वहाँ पर क्या किया है, हाउसेज डेवलप कर लिए हैं, फैक्ट्रीज डेवलप कर लिए हैं, स्कूल डेवलप कर लिए हैं। भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा इन चीज़ों पे, ठीक है, आई बात समझ में। तो उतना ही ज़्यादा हमें लैंड रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, पौधे डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो लेड टू डिक्रीज इन सॉइल, या फिर यूँ कर सकते हैं कि लेड टू डिक्रीज इन सॉइल एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज led to decrease in the water table, ब्रैकेट में लिखें अंडरग्राउंड वाटर, फुल स्टॉप। आई बात समझ में। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बच्चों इंक्रीज होती जाएगी उतनी ज़्यादा ह्यूमन नीड्स बढ़ती जाएगी, और ह्यूमन नीड्स बढ़ने की वजह से हम क्या करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम स्कूल्स है, फैक्ट्रीज हैं, हाउसेज है, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंड, और लैंड रिक्वायर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, जितने भी वहाँ पर पौधे होंगे, ठीक है, उनको कट कर देंगे। कट करने की वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को आप हिंडर कर रहे हो। मेन जो वाटर साइकिल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसको भी आप स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उस वजह से ही क्या हो रहा है, वाटर टेबल में डिप्लीशन होता जा रहा है, ठीक है ना। अब इस वजह से मेन क्या होगा, डीमेरिट्स अगर अपन लिखें इसकी तो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें, पहले क्या था कि आपको जैसे पॉपुलेशन कम थी तो प्लेग्राउंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, उन प्लेग्राउंड्स पर स्कूल्स बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनती जा रही है, हाउसेज बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं डिक्रीज इन ओपन एरियाज, डिक्रीज इन open areas like parks and playgrounds, parks and playgrounds। सेकेंड पॉइंट पे आप मेंशन कर सकते हैं जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या रेन वाटर सीपेज होगा ग्राउंड में, नहीं होगा। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं डिक्रीज इन द सीपेज ऑफ, डिक्रीज in the seepage of rainwater inside the ground, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जब अंडरग्राउंड पानी जाना रुक जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉइंट इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन। इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन में इंक्रीज हुआ कैसे, क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा ह्यूमन्स है उतने ही ज़्यादा वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के साथ साथ क्या होगा, वो इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। कैसे, जहाँ मान लीजिए आप किसी बीच पर गए, आपने बहुत इंजॉय किया, आप करोगे क्या, आपने एक माज़ा या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली, ठीक है, आपने उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद वहीं पर ही थ्रो कर दिया। अगर आपको आसपास डस्टबिन नज़र नहीं आ रहा है तो आप उस बॉटल को, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बॉटल को आप अपने घर में लेकर आएँ और फिर अपने डस्टबिन में थ्रो कर दें। बट ऐसा कोई नहीं करता है। जितने भी आप कैंस, चिप्स के पैकेट, जितने भी आप कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, कंज्यूमेबल मटेरियल, तो आप क्या करेंगे, वहीं की वहीं आपने उसको टीयर किया, कंज्यूम किया और ऐसे ही थ्रो कर दिया। अब होगा क्या, जितना भी आप ट्रैश थ्रो कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ, जिसे बोलते हैं ना कि हीप्स की फॉर्म में, वो एक साइड इकट्ठा होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। वहाँ की जो मरीन लाइफ होगी वो भी डैमेज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो जानवर होंगे उनको ऑक्सीजन पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग जाएगी, और उस वजह से वो मराइन लाइफ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। और उतना जितना भी वाटर था वो क्या हो गया, पूरा वेस्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स जो हैं वो वाटर में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वाटर में जैसे वो डिजोल्व होंगे तो वो पूरे वाटर को क्या कर देंगे, पॉल्यूटेड कर देंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लास्टिक कैंस एंड टिन कैंस, प्लास्टिक कैंस एंड
tin cans thrown in the water body, plastic cans and tin cans thrown in the water body, hence polluting them and hindering मरीन लाइफ। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स लिख लें आप। सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि उनके अंदर प्रेजेंट जो केमिकल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर में चले जाएंगे और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो उसको बहुत मुश्किल है कि आप दोबारा से क्लीन कर सको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द केमिकल्स प्रेजेंट इन द वेस्ट मटेरियल are toxic and causes water pollution। आई बात समझ में? ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट लिख दें, लिखें इंक्रीज इन या इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, ऐसे मेंशन कर लें, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब क्या होता है, जो वाटर हमें इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से ड्रॉन होगा, ग्राउंड से ही ड्रॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेन वाटर को आप इतनी इजीली यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कितना ज़्यादा रेन वाटर कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, वो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर टैंक बनाना पड़ेगा, रूफ इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि पानी जो है वो वेस्ट ना जाए, जितना भी पानी है वो वाटर टैंक के अंदर कलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो मेनली जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला वाटर होता है वो ग्राउंड लेवल का ही होता है। अब आप ये चीज़ देखेंगे कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अंडरग्राउंड वाटर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ होता जाएगा, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन what happens, the water table decreases, means the depletion in the water table occurs। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं the industries uses the groundwater for their production। ठीक है, कोई भी उनको प्रोडक्ट बनाना है तो वो ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक बात आप सोचें कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। अब आप सोचें हम पानी से बिजली बना रहे हैं, ठीक है, वाटर से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी requires a lot of amount of वाटर। अब देखो बेटो, देखो पहले के ज़माने में भी तो काम चल रहा था, पहले तो कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। क्या हुआ है ऐसा, देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इंसान की डिमांड बढ़ती जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ होने की वजह से हमें जितने नंबर ऑफ़ स्कूल्स इंक्रीज़ करने पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ करने पड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वो एजुकेटेड होगी। तो जहाँ हम स्कूल्स, ऑफिसेज़ और कॉलेजेस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए हमारा जो काम है वो चलता नहीं है दूसरी चीज़ों से। सोलर एनर्जी आप कितना प्रोड्यूस कर लोगे, ठीक है, तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये भी अंडरग्राउंड वाटर लेवल को डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, और एक चीज़ डीमेरिट इसकी ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जितना भी वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक
वेस्ट मटेरियल जो होती हैं वो डायरेक्ट वाटर में थ्रो कर देती हैं। अब वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उसके अंदर या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसके अंदर, वो हमारे वाटर में चले जाते हैं और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप डीमेरिट लिख लें। डीमेरिट, अब डीमेरिट में आप क्या लिखेंगे? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग टॉक्सिक substances are released in the water bodies causing water pollution and also hindering मरीन लाइफ। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो तो डिक्रीज कर ही रही है, साथ ही साथ इसका इतना खतरनाक डीमेरिट है कि ये क्या कर रहे हैं, मराइन लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है हमारा? इन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या ऐसा इफेक्ट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, क्यों वाटर टेबल डिक्रीज हो रही है? तो हम इसको स्टेप वाइज लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डिमांड फॉर हाउसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स। ठीक है, सारी चीज़ें वो तो ह्यूमन बीइंग के साथ एक्सेट्रा इंक्रीजेस। ठीक है, अब इनको कंस्ट्रक्ट करने में भी कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही थोड़ी ना कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। मान लीजिए आपने सीमेंट यूज़ किया है उसको कंस्ट्रक्ट करने में, तो वो जो सीमेंट है उसको भी मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तभी आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे किसी बिल्डिंग को। तो उसके कंस्ट्रक्शन में तो रिक्वायरमेंट है ही सही। पहली बात तो आप कंस्ट्रक्शन करने में रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, दूसरी चीज़ आप डिप्लीट अलग कर रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपने कोई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो बनाया नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर। तो जितना भी रूफ टॉप पर रेन वाटर आएगा वो कहाँ चला जाएगा? सारा सीवेयर में चल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? 10 कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज टू क्लियर द लैंड। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू क्लियर द लैंड। ठीक है, लैंड को क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे? ट्रीज को कट डाउन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखें वाटर इन वेरी लेस अमाउंट, water in very less amount gets seeps into the ground। ठीक है, हो ही नहीं सकता। अब तो आपके जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस अगर उनमें सिर्फ गार्डन्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट है, तो ही वो वाटर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इसी के आगे कंटिन्यू करें, यहाँ से मैं इसी के आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या होगा उसकी वजह से? ठीक है, वाटर इन वेरी लेस अमाउंट गेट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और इसकी वजह से क्या होगा? जब सीप ही नहीं हो पाएगा पानी तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल decreases, and due to decrease in underground water level what happens? Depletion of water table takes place। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल टेक प्लेस। आई बात समझ में आपको? तो ये रहा हमारा डिफॉरेस्टेशन वाला पॉइंट। लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब क्यों एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है भाई? हमें इतना क्रॉप प्रोडक्शन क्यों करना पड़ रहा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो सारे पॉइंट्स को रिलेट करता हुआ चल रहा है।
ठीक है ना। देखो, अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब भी इंक्रीज होगा। एंड ड्यू टू दैट आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, और डिफॉरेस्टेशन करोगे और नेक्स्ट उनकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करोगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज कर दोगे। और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में हमें वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? और वाटर कहाँ से सप्लाई करोगे आप? जो आपके पास वेल्स है, ठीक है, वेल में क्या करोगे आप, जितना वेल है उसी का वाटर आप इरिगेशन पर्पस में यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसका भी इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लें। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर फूड इंक्रीजेस, या लिख सकते हैं डिमांड फॉर फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, डिमांड फॉर फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अब डिमांड फॉर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट, और ये लिख सकते हैं हायर परसेंटेज ऑफ वाटर, हायर परसेंटेज ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, हायर परसेंटेज ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लें 90% इन इंडिया, इंडिया में 90% जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, इरिगेशन पर्पसेस में यूज होता है। और इसी की वजह से क्या होगा, हैंस डिप्लीशन इन वाटर टेबल, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर आप वाटर जो है, पहले ही हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत लेस अमाउंट में अवेलेबल है, और इतना ज़्यादा अमाउंट में वाटर अगर आप इरिगेशन पर्पस में दे देंगे तो बचेगा ही क्या फिर इंसान के पास, ठीक है। आई बात समझ में? तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर हमने डिप्लीशन इन वाटर टेबल के 5 पॉइंट डिस्कस करे। सबसे पहला क्या था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दूसरा इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, फिर थर्ड क्या था, डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड लास्ट वॉज इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। नाउ अब देखेंगे हम कि देखो बच्चों, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप एक मैनेज वे में करोगे, ठीक है। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपका एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट है टाइम का, कि आप सुबह 7 o'clock आप उठोगे, मॉर्निंग में इतने बजे ब्रश करोगे, इतनी बजे स्कूल जाओगे, देन आप वापस घर आओगे, इतनी बजे फिर कोचिंग जाओगे। तो आपका एक पर्टिकुलर मैनेज टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और मैनेज्ड वे के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, वाटर का मैनेजमेंट करते हैं। वाटर का मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और जितना अमाउंट ऑफ वाटर रेन वाटर की फॉर्म में हमारे अर्थ पर आ रहा है उसको हम सेव कर लें ताकि वो हमारे फ्यूचर पर्पसेस में काम आए, ठीक है ना। जैसे कई जगह आजकल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अगर आप साउथ साइड देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। वहाँ पर क्या होता है कि हर घर में ही टैंक्स बना दिए जाते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और जितना भी रूफ टॉप पे रेन वाटर आता है वो सारा कहाँ चला जाता है, टैंक्स में चला जाता है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर है बच्चों वो फिर दूसरे पर्पसेस जैसे कार वॉशिंग है, वॉशिंग यूटेंसिल्स है, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स में, इन सब में काम आता है। अगर आप उसको ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके दूसरी चीज़ों में तो काम आ रहा है वो। आई बात समझ में? तो वाटर को क्या है, मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारा काम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, हमारे पास मान लीजिए मेरे पास एक गार्डन है, ठीक है, और मेरे पास मुझे बोल दिया गया है कि मुझे मतलब एक बकेट है उसमें वाटर फिल कर दिया गया है और उस बकेट से ही मुझे पर्टिकुलर पर डे काम चलाना है, तो मुझे एक ही बकेट वाटर मिलेगा उस पूरे गार्डन में डालने के लिए। तो मैं क्या सोचूंगी, मेरे पास क्या आइडिया है कि मैं इस एक बकेट से ही पूरे गार्डन में मतलब स्प्रिंकलिंग कर दूं, या फिर पूरे गार्डन को इजीली पानी मिल जाए, सारे प्लांट्स को पानी मिल जाए और वाटर वेस्ट भी ना जाए, ठीक है। तो इसमें एक मेथड यूज़ किया जाता है बच्चों। पहले के ज़माने में वाटर कंजर्वेशन के लिए बाउरीज यूज़ की जाती थी। बाउरी जो होती थी उनमें क्या होता था, जितना भी रेन वाटर है वो कलेक्ट कर लिया जाता था और फ्यूचर पर्पसेस में यूज़ किया जाता था। लेकिन वो आइडिया अब अनसक्सेसफुल है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद जब एपिडेमिक फैलने लगता है या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि वाटर पर अटैक करने लगते हैं, तो क्या होता है, वाटर ख़राब होने लगता है और वही ख़राब वाटर हम यूज़ करने लगेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम आज के ज़माने में हम अगर
प्लांट्स को हमें सीप करना है ग्राउंड लेवल का वाटर, मतलब हमें वेस्ट नहीं करना है 1% भी वाटर, ठीक है। तो हम उसके लिए अप्लाई करते हैं क्या, ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन में क्या करेंगे, आप धीरे धीरे बूंद बूंद करते हुए पानी सारे प्लांट्स में डालेंगे जितनी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वैसे भी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में वाटर डालते हैं तो प्लांट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें वाटर मैनेजमेंट, और एक दो हम फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे ताकि आपको इजी रहेगा समझने में भी। और वाटर मैनेजमेंट करना ज़रूरी भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉल्यूटेड वाटर होता जा रहा है हमारा, ठीक है। इतने ज़्यादा केमिकल्स हमारे वाटर में मिक्स होके आते हैं और हमें उसको क्लीन करने के लिए क्लोरीन की यूज़ करना पड़ता है। क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट काम आता है वाटर को क्लीन करने में, ठीक है। तो जो वाटर मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे आप सोर्स जो है वाटर का, आपका कुछ भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर और रेन वाटर, सरफेस वाटर कुछ भी ले सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और रेन वाटर, ठीक है। अब सोर्स को आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इन इस टाइप, सारा जो वाटर है आप इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। रेन वाटर को तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर तो जितना आपका ज़्यादा एरिया ओपन होगा, ठीक है, जितना आपको सॉइल प्रेजेंट होगा उस एरिया में उतना ही ज़्यादा वो स्टोर होता जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दें स्टोर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे इस वाटर को, कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चरल वर्क्स में रिक्वायरमेंट है, किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है, ज़रूरी है क्या सारा अमाउंट ऑफ वाटर काम आ जाए, ठीक है, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको रीयूज़ कर लेंगे, ठीक है। और रीयूज़ करने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कि बहुत सारा वाटर जो है वो वेस्ट चला गया या फिर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो गई, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। और डिस्पोज करने के बाद वापस से ये कहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा, सोर्स से ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम के थ्रू ये बहुत इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से वाटर जो है उसकी एक साइकिल चल रही है। वो वाली वाटर साइकिल नहीं जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वो तो इन्वायरमेंटल वाटर साइकिल है, ठीक है। वो इन्वायरमेंटल वाटर साइकिल है, वो अपने आप रेगुलेट होती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ये एक्टिविटीज़ तरीके से करेंगे तो कभी भी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। भाई एक बार मैं और समझा देती हूँ इस डायग्राम को। जैसे सोर्स है, सोर्स में आपने अंडरग्राउंड और सरफेस वाटर लिया, यूज़ में उसको स्टोर किया। अब स्टोर में आप देखिए, अगर अपन सरफेस वाटर की बात करें, अगर आप सरफेस वाटर की बात करें तो आप बेटा कहाँ स्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि रिवर्स है ना, ये ऑलरेडी बनी हुई है, इनमें स्टोर्ड होगा। अगर बात करें रेन वाटर की, तो रेन वाटर तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें नेचुरली मिल रहा है वाटर, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं किसमें, डैम्स में, ठीक है। डैम्स बना दें, डैम्स में स्टोर कर लें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बचा क्या, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो वेल्स में स्टोर होता है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो वेल्स में स्टोर होता है। आई बात समझ में। अब इसी स्टोर्ड वाटर को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहीं पर भी जहाँ पर हमें यूज़ में चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर में चाहिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, किसी में भी काम में आ रहा है। फिर उसके बाद इस वाटर को हम रीयूज़ करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ वाटर ऐसा है जो कि काम में नहीं आया तो हम उसको रीयूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो वाटर कंटेमिनेटेड हो जाएगा तो हम उसको डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज करने के बाद वापस से वो हमें कहाँ ऑब्टेन हो जाएगा, सोर्स में ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपका बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम शो कर रहा है। इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम वाटर को मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, एक वर्ड में यूज़ करूँगी, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है,
और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो यहाँ पर लिख लें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जो है इसको इस तरीके से बनाएं, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है द वाटर विच इज सस्टेन्ड, मीन्स हमने उसको रोक के रखा है हमारी ह्यूमन बेसिक नीड्स को फिलअप करने के लिए, ठीक है ना। हमें जो भी हमारी नीड्स है उनको अगर हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हमें वाटर की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, और वाटर की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसको सस्टेन करेंगे। सस्टेन का मतलब यही है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको रिक्वायर्ड है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और किन किन सेक्टर्स में रिक्वायर्ड है। तो हम देख लेते हैं किस किस सेक्टर्स में हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद आती है सोशल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और लास्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब आप इस चार्ट को देखें। अब इससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट है। कैसे, देखो जितना ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमारे चारों सेक्टर्स में काम आएगा। पहला तो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल का मतलब क्या है कि कितना हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स है ना, एनिमल्स हैं, कितना हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल। जैसे मान लीजिए पार्क्स है, गार्डन्स है, उनकी जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। हम ह्यूमंस अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा, ठीक है। तो जितना मान लीजिए रेन वाटर है आपके घर में आ रहा है, आपके घर में गार्डन है, पार्क है छोटा सा, तो आप उस गार्डन में जितना रेन वाटर आपने हार्वेस्ट किया है उस वाटर को वहाँ पर स्प्रिंकल कर दो, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कितना ज़्यादा हम ध्यान रख रहे हैं हमारे वाटर का सोशली। मैंने अभी बताया आपको वाटर पॉल्यूशन करने वाले भी हम जैसे ही लोग हैं, ठीक है ना। अगर हम हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे कि तो कभी भी वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो कैसे हम सोशली उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिकली, हम कैसे, इकोनॉमिकली मतलब होता है जैसे रेट्स, जो वाटर है हमारे घर में आ रहा है, ठीक है, पोर्टेबल वाटर, तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उनकी पर्टिकुलर रेट्स फिक्स्ड है, ठीक है ना। हमें पता है कि हम हर महीने जो होता है पानी का बिल भरते हैं। क्यों भरते हैं भाई, फ्री में आना चाहिए पानी, तो रेन वाटर है, क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो वो लोग हमारा ध्यान रख रहे हैं कैसे, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पानी के अंदर जर्म्स मौजूद है, ठीक है, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए वो क्लोरीन वगैरह डालेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे, तभी तो वो हमारे घर में सप्लाई करेंगे उस वाटर का। तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सस्टेनेबल है वाटर, आई बात समझ में। लास्ट आता है हमारे इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी। इंस्टीट्यूशनल में सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स आते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, इंस्टीट्यूशनल के लिए। तो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है हमारे इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वाटर को मैनेज्ड वे में लेते हुए चलें, ना कि हम ऐसे लेते हुए चलें कि ठीक है चलो हर साल बारिश हो रही है तो बहुत सारा पानी आ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वाटर तब ही यूज़ आएगा जब आप उसकी केयर करेंगे, उसको अच्छे से सस्टेन करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। आई बात समझ में। अगर आप उस वाटर का हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे, डैम नहीं बनाएंगे, तो वो वाटर बिल्कुल यूज़लेस है, वो सारा सीवर में चला जाएगा और फिर हमारे कोई काम नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि हम उसको वाटर को मैनेज वे में लेते हुए चलें। अब अगर अपन बात करें ओल्ड वे में, ठीक है, जैसे आप बात करें पुराने ज़माने की, अभी तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। जैसे आज अगर अपन बात करें तो बहुत सारे डैम है ना। जैसे अगर कोटा की बात करें तो कोटा में ही बहुत बड़ा डैम है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर स्टोर हो जाता है और फिर फ्यूचर पर्पसेस में उसका यूज़ हम लेते रहते हैं। और जिन सिटीज़ में रेनफॉल कम होती है तो वहाँ वाटर स्केर्सिटी की कंडीशन हो जाती है, तो उस डैम से सारा जो वाटर है वो हम वहाँ पर सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करते हैं, वो भी इसमें आता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें ओल्ड वे की, तो ओल्ड वे में अगर अपन बात करें
तो आती हैं बाउरीज। बाउरीज जो होती हैं बच्चों, ये एक जैसे डैम होते हैं ना उस टाइप की होती है, लेकिन डैम तो काफ़ी कंस्ट्रक्टेड वे में होते हैं। बाउरीज क्या होती है, स्मॉल स्मॉल एक वो स्पेस बना देते हैं, उसमें क्या होता है काफ़ी वो डेप्थ में होती हैं। तो जैसे वाटर आता है, रेन वाटर, वो उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। इट वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करें, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए मुझे एक बकेट दे दी गई फुल ऑफ वाटर और मुझे बोल दिया गया कि इस पूरे गार्डन में आपको इरिगेशन करना है और आपका कोई भी एक भी प्लांट खराब भी नहीं होना चाहिए। क्या करोगे आप तो फंस गए। एक बाल्टी से क्या आप पूरे गार्डन में पानी डाल दोगे? नहीं डाल सकते। लेकिन इसका एक हमने मेथड निकाला है कि किस तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं अगर लेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो उसका एक मेथड है, उसको आप लिखें यहाँ पर, ड्रिप इरिगेशन। पहले आप डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, इसके डायग्रामेटिकली इसको हम देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। तो ड्रिप इरिगेशन में लिखें, इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो irrigation, it is a type of micro irrigation system to save water by allowing water to drip slowly, allowing water to drip slowly to the roots of the plant, ठीक है। तो जो रूट्स हैं प्लांट की, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट किसको होती है, रूट्स को ही होती है। अगर आप लीव्स पे पानी डालोगे तो क्या लीव्स एब्जॉर्ब करेंगी? नहीं करेंगी। सारा जो वाटर है वो रूट्स में चला जाएगा। उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो कहाँ आ जाता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर की फॉर्म में एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो इसमें ये जो टेक्निक है ये सिर्फ ड्रॉप बूंद बूंद करके जो है पानी पौधों में जाता है, क्योंकि पानी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट तो है, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर वे में रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने बाल्टी भर के पानी एक ही पौधे में डाल दिया तो वो कोई यूजफुल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू समझेंगे ड्रिप इरिगेशन होता क्या है। तो होता क्या है, देखो मैंने आपसे जो एक बाल्टी वाली बात कही थी वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी। तो देखो यहाँ पर मेरी मम्मी है, मम्मी ने मुझे एक बाल्टी दी, ठीक है, और यहाँ पर एक बकेट में उन्होंने वाटर को फिल किया और उन्होंने मुझे बोला कि पूरा जो लैंड एरिया है हमारा, जितने भी प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं उनमें पानी डालो। तो कैसे डालूंगी, क्योंकि इतने से पानी में तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने एक आइडिया सोचा ड्रिप इरिगेशन का। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस तरीके से ये बकेट रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगी, छोटा सा होल करूँगी और होल करने के साथ ही साथ इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दूँगी। यहाँ पे आई बात समझ में? ये एक पीवीसी पाइप है। पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसा पाइप जो कि काफ़ी मजबूत होता है। आपने टीवी में ऐड देखा होगा पीवीसी पाइप्स का, सैनिटेशन में यूज़ होते हैं या फिर इरिगेशन में यूज़ होते हैं पीवीसी पाइप्स। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर होल्डर्स लगे होते हैं इस तरीके से इस पाइप्स में, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। तो आपका जहाँ प्लांट है सिर्फ वहाँ पर होल होगा, इस तरीके से छोटे छोटे एकदम होल होंगे, बिल्कुल छोटे। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लांट्स हैं, ये प्लांट है, देखो अब क्या होगा, यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा रहता है, ठीक है। इस रेगुलेटर के थ्रू मैं मॉड्यूलेट कर सकती हूँ, ठीक है। बंद चालू करते हैं ना अपन नल को, सेम वही होता है इसमें। अब होगा क्या, जो ये बाल्टी का पानी है, जो ये बकेट में वाटर फिल्ड है,
इसको जैसे मैं ओपन करूँगी तो थोड़ा बहुत वाटर जो है वो यहाँ पर आएगा। अब इसमें भी क्या होता है, एक सक्शन लगा होता है छोटा सा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी जो बकेट है उसका पानी आगे चलता जाएगा। अब जैसे धीरे धीरे वाटर इसमें आता जाएगा, वो नीचे आता जाएगा। नीचे आने के साथ साथ जहाँ उसको होल दिखेगा वो धीरे धीरे गिरता जाएगा। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पर ये क्या फिट किया है, यहाँ तो है ये पीवीसी पाइप, यहाँ पर हमने क्या लिए, बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है। ये एक स्लैब है जहाँ पर मैंने बकेट को पुट किया है और ये प्लांट्स हैं। आई बात समझ में? अब आप ये देखेंगे कि सिर्फ एक बकेट वाटर से मैंने किस तरीके से चारों प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करवा दिया। नहीं तो अगर हम इस मेथड को अगर हम यूज़ नहीं करते तो क्या होता, एक ही बकेट वाटर में एक ही प्लांट में डाल देती और वो जो वाटर है वो रूट्स में तो जाता। अब देखो, आप ये चीज़ सीखो कि ये जो बूंद बूंद करके पानी जा रहा है वो धीरे धीरे करके इनके रूट्स में, इनकी जड़ों में पहुंचता जा रहा है। आई बात समझ में? तो मेनली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, रूट्स की रिक्वायरमेंट होती है। रूट से ही फिर वो लीव्स में जाता है और ट्रांसपिरेशन होता है। तो धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके पानी चलता जाएगा, रूट्स में जाता जाएगा और प्लांट कभी भी डेड नहीं होगा, ये हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें पानी आता जा रहा है डेली। आई बात समझ में? तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको यूज़ नहीं किया और हमने वाटर का वेस्ट भी नहीं किया। अगर मैं बहुत सारा वाटर लेती और डाल देती तो कोई यूज़फुलनेस ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सारा जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू इन्वायरमेंट में उड़ जाता। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम वाटर को मैनेज्ड वे में लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो इसी बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर क्या होता है और क्यों वेस्ट वाटर बना है, किस तरीके से बना है और किस एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट वाटर तैयार हुआ है। ठीक है, थैंक यू।